हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 9,33,522 पहुँच गई है। आपको बता दें कि सक्रिय केस जो है वो 3,18,523 पर पहुँच गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि 5,90,327 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 24,283 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल केसों की संख्या 2,67,665 पहुंच गई है, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और वहां पर अभी 1,47,324 नए मामले आए हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है और वहां पर 1,15,346 नए मामले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक चौथे नंबर पर है, जहां 44,077 नए केस आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त अनाज। दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है परंतु वे पात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार राशन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास राशन कार्ड है और आपको राशन मिलता है या नहीं मिलता। आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त, प्रदेश अध्यक्ष पद भी छिन गया। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट आज सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बुधवार यानी कि आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे अपनी बात रख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिना हाथ से टच किए अब खोल सकेंगे ट्रेन के नल और टॉयलेट के फ्लश। जाने रेलवे की क्या है खास तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे ट्रेनों के बोगियों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसकी शुरुआत कपूरथला में बनने वाली ट्रेनों के कोच में कर भी दी गई है। इसके साथ ही कोच के अंदर ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है जिससे कि यात्रियों को नल और टॉयलेट के फ्लश को हाथ से छूने की जरूरत न पड़े, सब कुछ पैरों से संचालित हो। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल कॉपर यानी कि तांबे में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। जब वायरस तांबे पर उतरता है तो उसे कुछ ही घंटों में ये नष्ट करना शुरू कर देता है। तांबे के इसी गुण की वजह से रेलवे इसे एंटी महामारी के रूप में अपनाने जा रहा है। यात्री ट्रेनों के अंदर हाथ से छूने वाली उन तमाम वस्तुओं को तांबे की परत चढ़ाई जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेनों के मुख्य दरवाजे, एसी कोच के दरवाजे और यहाँ तक कि टॉयलेट के दरवाजे को भी हाथ से छूने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें भी कोहनी से खोला जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते केस के मद्देनजर बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल, मंदिर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को ही कहा था कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने पर मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पटना समेत कई जिलों में लागू लॉकडाउन को और व्यापक रूप दिए जाने की सरकार की तैयारी है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ ही इसके प्रसार को भी रोका जा सके। गौरतलब है कि बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के करीब है। इस बीमारी की चपेट में आकर अब तक 160 लोग दम तोड़ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 12,317 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 5,482 है। पिछले कुछ दिनों से महामारी के मामलों में तेजी देखी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में फिर होगा महामारी लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच में देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है। देश में अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि महामारी मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से देश में लॉकडाउन लगाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने की जरूरत है। मंत्रालय का कहना है कि जिन शहरों में महामारी के मामले कम थे वहाँ सुस्ती दिखी और केस बढ़ने लगे, इसलिए उन स्थानों पर सख्ती करना महत्वपूर्ण होगा जिन एरिया में महामारी केस के क्लस्टर दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसे अनलॉक या लॉकडाउन के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। जाहिर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कोई संकेत नहीं दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात ऐसे समय में कही जब देश में महामारी के मामले 9 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश के कई शहरों में मंगलवार से फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। दोस्तों, क्या आपके शहर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने जारी की गाइडलाइन, छात्रों को अब हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे स्कूल। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट काल में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। आपको बता दें कि हालांकि क्लास के हिसाब से इसका अलग अलग समय तय किया गया है, जिसमें कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2 से 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस दौरान कोई भी क्लास या सेशन 45 मिनट से अधिक का नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभिभावकों की कड़ी आपत्ति के बाद प्रज्ञाता नाम से यह गाइडलाइन जारी की है, जो 8 बिंदुओं यानी कि प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक यानी कि टॉक, असाइन, ट्रैक और एप्रिशिएट पर आधारित है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिभावकों ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर शुरू हुई मुहिम में स्कूलों की ओर से बच्चों को हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें ऑनलाइन होमवर्क भी दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे पूरे दिन भर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए रहते हैं। इसके तहत न सिर्फ उनकी आंखों में दिक्कत हो रही है, बल्कि उनमें तनाव भी देखने को मिल रहा है। अभिभावकों की इन शिकायतों के बाद मंत्रालय ने एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्कूली संगठनों और राज्य के साथ मिलकर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है? अगर करता है तो आप ध्यान दीजिए और 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर न पढ़ने दीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अच्छी खबर, महामारी वैक्सीन की टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल, अब इंसानों पर होगा ट्रायल। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर एक खुशखबरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने बताया कि महामारी के इलाज के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन की जानवरों पर टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर यानी कि DGCI को भेज दिए गए हैं। वहां से दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की इजाजत मिल गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इंसानों पर प्राथमिक चरण के टेस्टिंग की इजाजत मिल गई है। दोनों टीकों के लिए टेस्टिंग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और दोनों के लिए करीबन 1,000 लोगों पर इसकी क्लिनिकल स्टडी भी हो रही है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज होगी विकास की रफ्तार, हरियाणा में बनेगा 20,000 करोड़ का आर्थिक कॉरिडोर। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने हरियाणा में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल हाईवे 8 समेत 8 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र ने इन परियोजनाओं से राज्य में आर्थिक गलियारे के निर्माण की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि करीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले इन नेशनल, स्टेट हाईवे और बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी और हरियाणा तेज रफ्तार और सुरक्षित सड़कों पर फर्राटा भरने के लिए तैयार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र होते हुए चंडीगढ़ को जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे का शिलान्यास भी किया। इस हाईवे के निर्माण पर करीबन 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 लेन के बनने वाले ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी के लोगों का सीधा जुड़ाव चंडीगढ़ से हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नेपाल के PM ओली ने भगवान राम और अयोध्या पर दिया विवादित बयान और बाद में दिया स्पष्टीकरण। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के PM KP शर्मा ओली चीन की शय पर भारत विरोधी रुख के कारण जाने जाते हैं। सोमवार को ओली ने भगवान राम और अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था। आज नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अयोध्या और भगवान राम पर PM KP शर्मा ओली की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि टिप्पणी किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई नहीं थी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य अयोध्या के सांकेतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को कम करना नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को काठमांडू में PM आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में PM ओली ने कहा था कि अयोध्या असल में नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम स्थित थोरी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहाँ हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असलियत तो अयोध्या बीरभूमि के पास स्थित एक गांव है। ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमीरी के पायदान पर तेज दौड़ लगा रहे मुकेश अंबानी, बन गए हैं दुनिया के 6ठे अमीर। दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अमीरी के शिखर पर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वह चकित करने वाला है। वह गूगल के संस्थापकों सर्जे ब्रिन और लेरी पेज को पछाड़कर दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 3 दिन के भीतर ही वह दुनिया के 7वें से 6ठे अमीर बन गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी कुल संपत्ति
72.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सोमवार को रिलायंस के शेयरों में 3% की तेजी आई, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति करीबन 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72.4 अरब डॉलर हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि वह पिछले कई साल से लगातार भारत के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं। वह एशिया के भी सबसे धनी शख्स हैं और दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र एशियाई हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन में सड़क से जेल तक संचालित हो रहे हैं सिंडिकेट। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में सड़क से लेकर जेल तक अपराधियों द्वारा सत्ता संरक्षित सिंडिकेट संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिला जेल में कैदियों द्वारा कमीशन देकर रकम मंगवाने का रैकेट सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में भाजपा नेता पूर्व मेयर के पति ने चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों को टोकने पर उन्हें धमकी दी। सत्ता की हनक में भाजपा नेता और उनके रिश्तेदार अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे हैं, जिन्हें कानून का कोई भी डर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये उचित है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महामारी संकट काल में सरकार लोगों में सुरक्षा, रोजगार और भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने में पूरी तरह से विफल रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर के छात्र जान लें, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आज होगा घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि 10वीं के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। सीबीएसई से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बुधवार दोपहर में 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। मंगलवार को दिन भर 10वीं का परीक्षा परिणाम आने की अफवाहों के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश कुमार पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर 10वीं का परिणाम बुधवार को घोषित करने की जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आप cbseresult.nic.in पर इसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 98%। केजरीवाल बोले, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने किया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास का सीबीएसई का रिजल्ट 98% आने पर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल के टीचर्स और बच्चों को बधाई दी है। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 12वीं कक्षा के नतीजे 98% आए हैं। भारत के 70 साल के इतिहास में किसी राज्य के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% नहीं आया होगा। प्राइवेट स्कूल के 92.2% नतीजे हैं। पूरे देश में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सबसे अच्छे नतीजे हैं। दिल्ली में 916 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 396 स्कूल के 100% रिजल्ट आए हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2016 से लगातार नतीजे अच्छे हो रहे हैं। 2016 में 88.9%, 2018 में 90%, 2019 में 94 और इस साल 98% नतीजे आए हैं। एक जमाने में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को हीन भावना से देखा जाता था। इन नतीजों ने साबित किया है कि स्कूल अच्छे हुए हैं तो गरीब आदमी बच्चों को स्कूल भेज रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स प्राइवेट स्कूल से कम नहीं हैं। 5 साल में शिक्षा में क्रांति आ गई है। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज सरकारी स्कूल के बच्चों में भरोसा पैदा हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर, पर अस्पताल में गुजारने होंगे कम से कम 7 दिन। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें कुछ दिन अस्पताल में गुजारने होंगे। महामारी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अमिताभ और अभिषेक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने खबर दी है कि दोनों की स्थिति स्थिर है और इलाज से फायदा हो रहा है। हालांकि कम से कम 7 दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। आपको बता दें कि अमिताभ ने 11 जुलाई को अपने महामारी पॉजिटिव होने की सूचना ट्विटर के माध्यम से दी थी। अमिताभ के इस खुलासे से फिल्म इंडस्ट्री सहित देश भर में खलबली मच गई थी। अमिताभ के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। अमिताभ के कुछ देर के बाद अभिषेक बच्चन ने भी महामारी पॉजिटिव होने की पुष्टि की। बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को भी महामारी की पुष्टि हुई। ऐश्वर्या और आराध्या घर पर ही क्वारंटीन में हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।